गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत बाल विकास के अध्ययन की विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने शुरुआत की थी जीवन इतिहास विधि के बारे में, जिसकी कि हम वो वैज्ञानिकों की परिभाषाएं देख चुके थे, क्रो एंड क्रो और पी यूं के अनुसार। क्रो एंड क्रो और यूं के अनुसार, इन दोनों के अनुसार हम बाल विकास के जो जीवन इतिहास विधि है उसके अर्थों या उनकी परिभाषाओं को हम समझ चुके थे कि दोनों के अनुसार जीवन इतिहास विधि कहा है जो व्यक्ति के संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर निष्कर्ष निकालना और उसका विश्लेषण करना और समस्या समाधान प्रदान करना ही जीवन इतिहास विधि कहलाती है। आज हम देखेंगे जीवन इतिहास विधि के पद। जीवन इतिहास विधि के पद, यानी कि इसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से जीवन इतिहास विधि को हम उपयोग में लाते हैं, या कोई भी एक अध्यापक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, उसे जीवन इतिहास विधि के का जब उपयोग करता है तो उसे किस बातों को ध्यान में, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। क्योंकि ये एक वो विधि है जिसके माध्यम से एक, चाहे एक अकेला व्यक्ति हो, अकेली संस्था हो, कोई एक विशिष्ट संस्कृति विशेष हो, उसके बारे में जानकारी को एकत्रित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है या साधन है वो जीवन इतिहास विधि है। तो इसका सबसे पहला पद, जैसे कि एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि शिक्षक जब कक्षा कक्ष के अंतर्गत खड़ा होकर शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक की संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षण जो प्रक्रिया है वो इसी पर आधारित होती है कि कक्षा के जितने भी बालक हैं उनकी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब ऐसे में कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका कि पता शिक्षक को नहीं चलता है, वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से बालक की समस्याओं का निवारण नहीं कर पाता है। अब बालक रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को ये समझ में नहीं आएगा कि बालक पर एक विशिष्ट बालक विशेष की रुचि नहीं ले रहा, तो उसको जानने के लिए वो जीवन इतिहास विधि का उपयोग कर सकता है, जिससे कि बालक की मूल समस्या का पता चल सके। जीवन इतिहास विधि के पद में सबसे पहला आता है बालक का परिचय। बालक का परिचय, यानी कि यहाँ पर बालक का परिचय में क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे बालक का नाम, आयु, जन्म तिथि, ठीक है, फिर उसका जाति, धर्म, सांस्कृतिक विशेषताएं आदि सब कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। यानी कि बालक का, यानी कि नाम, आयु के साथ में अब उसके आगे उसका वजन, मतलब उसके शारीरिक संरचना या शारीरिक स्वास्थ्य जितनी भी जानकारी है उसको यहाँ पर एकत्रित किया जाता है कि क्योंकि बालक का अगर संपूर्ण परिचय, माता पिता का नाम, पारिवारिक शैक्षिक स्थिति वगैरह, अगर ये सारी चीजें अगर एकत्रित नहीं है या हमें पता नहीं है तो बालक से संबंधित जो भी समस्या है उसके बाद उसका निवारण करना संभव नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो बालक का स्वयं का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि किस बालक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यही चीज बालक का परिचय के माध्यम से ये चीज तय करता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है वो है समस्या कथन। समस्या कथन, यानी कि किसी भी समस्या का कथन क्या है, मतलब समस्या कथन यानी कि कोई भी समस्या क्या है, अगर बालक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि हमने परसों भी एक उदाहरण को देखा था जिसमें हमने कहा कि विद्यालय से अनुपस्थित रहना, तो हमारा समस्या
लिए आवश्यक है कि समस्या के कथन का स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट रूप से लिखा जाना या उसको प्रस्तुत किया जाना बहुत अनिवार्य है। अगली बात आती है स्वास्थ्य इतिहास। स्वास्थ्य इतिहास यानी कि बालक का स्वास्थ्य कैसा है। अब स्वास्थ्य यानी कि बालक का जन्म कब हुआ, जन्म के समय स्वास्थ्य कैसा था, कितना वजन था, कितना वजन था, बालक की लंबाई कितनी थी, फिर उसका नियमित जो विकास है वो किस तरह का हो रहा है, शायद किसी प्रकार का कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई एलर्जी, यानी कि बालक के स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी। कहने का मतलब बालक के जन्म से, यानी कि जन्म के समय में बालक का स्वास्थ्य कैसा था, जन्म की परिस्थितियां कैसी थी, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य कैसा था और उसका बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बालक का स्वयं की जन्म की परिस्थितियां कैसी थी, सामान्य रूप से नॉर्मल डिलीवरी थी या सिजेरियन था या सीजर फोर्सेप था, क्या था, किस तरह से बालक का जन्म हुआ और उस समय उसका स्वास्थ्य कैसा था कि जन्म के समय बालक का जो कहना चाहिए उसकी वजन, उसकी लंबाई आदि को जब देखा जाता है तो वो क्या औसत थी, औसत से अधिक थी, असामान्य थी, असामान्य से कम थी, जो भी है, पर ये इन चीजों के बारे में जो जानकारी एकत्रित की जाती है, रखा जाता है, वो स्वास्थ्य के इतिहास के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है। क्योंकि किसी भी समस्या को जानने के लिए बालक से संबंधित ये जो प्रारंभिक जानकारी है इसका होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रारंभिक जानकारी ही कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर बालक क्यों भले ही चाहे बालक 8 साल का है या 8 या 10 साल का है, अब इस समय हम जब बालक का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये जो जन्म के समय की जो परिस्थितियां हैं इनको भी जानना आवश्यक है। जन्म से लेकर 10 वर्ष तक इसके स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या इतिहास रहा है, इसको हर साल बुखार जैसे होता है, कई बार तो होता है कि मौसम परिवर्तन के साथ में बुखार आता है, अर्थात वो उसका स्वास्थ्य का एक कमजोर पक्ष है। क्योंकि हर मौसम के साथ में यात्रा के साथ साल में 2 से 3 बार मौसम बदलता है, तो तीनों बार 2 से 3 बार उसको बुखार आता है, अर्थात कि वो उसके स्वास्थ्य के लिए उसके विकास को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस चीज को जानना बहुत अनिवार्य है कि बालक का स्वास्थ्य संबंधी इतिहास क्या रहकर चुका है या किस तरह का बालक का स्वास्थ्य प्रदर्शित हुआ है, स्वास्थ्य की वजह से बालक का किस प्रकार से प्रदर्शन रहा है। इसके बाद में है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास, अब पारिवारिक इतिहास में क्या है, पारिवारिक इतिहास में जैसे माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा, व्यवसाय, ठीक है, तो माता पिता का स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध, ठीक है, फिर बाद में व्यावसायिक प्रगति, व्यावसायिक प्रगति, ठीक है, फिर पास पड़ोस से क्या संबंध है, किस प्रकार के, यानी कि आसपास से क्या उनके संबंध है, किस प्रकार के सामाजिक तालमेल है, पारिवारिक तालमेल, पारिवारिक तालमेल, उसके बाद बहन भाई कितने हैं, बहन भाइयों की शिक्षा क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि ये सारी जानकारी जो कुछ है ये पारिवारिक जानकारी के अंतर्गत आती है। यानी कि माता पिता कौन है, उनका नाम क्या, उनका स्वास्थ्य कैसा, उनका क्या क्या आयु क्या है, उनका शैक्षिक स्तर क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, व्यावसायिक परिस्थितियां, व्यावसायिक विकास की जो इतिहास है वो किस प्रकार का है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, उनकी मान्यता के प्रति उनकी परिवार की जिससे रूढ़िवादी प्रवृत्तियां हैं वो क्या है। मतलब कहने का मतलब कि बालक से संबंधित और इतिहास जो माता पारिवारिक इतिहास है उसके अंतर्गत परिवार की संपूर्ण जानकारी को एकत्रित किया जाता है, जाना जाता
शैक्षिक इतिहास, यहाँ पर शैक्षिक इतिहास में बालक का अब तक यानी कि नर्सरी से लेकर और जिस भी कक्षा में है, जैसे कक्षा 8 का बालक है तो इतने सालों में 8, 9, 10, 11 साल की उसकी शिक्षण की वो है, क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी ये 3 वर्ष हो गए, 1 से लेके 8 वर्ष यानी कि 8 में 11 वर्ष की 11 वर्ष का उसकी शैक्षिक यात्रा है। तो इस यात्रा के दौरान बालक की शैक्षिक प्रगति उन्नति क्या रही है, उसके परिणाम क्या रहे हैं, नर्सरी से ही उसके अधिगम की जो क्षमताएं हैं वो किस प्रकार की थी, वो किस तरह से शीघ्रता से ग्रहण कर पाता था, नहीं कर पाता था, उसका उस समय बालकों के साथ कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा करता था। उसके बाद में अन्य जो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी क्लास आगे बढ़ती गई, उसकी विकास का क्रम किस प्रकार से रहा, उसके शैक्षिक परिणाम किस प्रकार से रहे, प्रत्येक विषय से संबंधित चाहे साल भर का इतिहास देखा गया, साल भर का परीक्षा परिणाम देखा गया, फिर विषय विशेष के परिणाम देखे गए अब तक के सारे, कि किस विषय में अगर जैसे कि मैंने कहा था कि गणित में समस्या है तो उसको जाना गया कि क्या ये समस्या प्रारंभ से ही थी या नहीं। जैसे प्रारंभ से नहीं थी, बालक 4वीं 5वीं तक तो बहुत अच्छा किया उसने गणित, और उसके बाद आकर धीरे धीरे वो कमजोर होता चला गया, तो उसके पीछे कारण क्या, अर्थात कि जड़ जो थी वो कक्षा 6 से प्रारंभ हुई, तो वहाँ पे क्या समस्या थी, उसका मूल कारण क्या। तो कहने का मतलब ये जो शैक्षिक इतिहास है इसकी जानकारी एकत्रित करके बालक की मूल समस्या तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए शैक्षिक इतिहास को जानना आवश्यक है और अध्यापक उसके बाद शैक्षिक इतिहास को का पता लगा सकता है। उसके बाद आता है कार्य इतिहास। कार्य इतिहास यानी कि कार्य करने की क्षमताएं क्या है, किस तरह की है, किस तरह की कार्य योजना, उस कार्य योजना का क्या तरीका है, कार्य के प्रति उसकी क्या सोच है, किस प्रकार का इसकी उत्सुकता है या नहीं करना चाहता, क्या है, अब तक के क्या परिणाम उसके कार्य के संबंध में रहे हैं, इस चीज का भी इतिहास एकत्रित किया जाता है, जिससे कि बालक की योग्यता और क्षमताओं का पता चलता है। जैसे कोई भी कार्य बालक को सौंपा जाता है, बालक उस कार्य को नहीं कर पाता है, फिर उसको देखा जाता है कि क्या ये एक सामान्य सा कार्य है, उसको बालक प्रारंभ से ही नहीं कर पा रहा है या अब नहीं कर रहा। तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है, धीरे धीरे पूरा इतिहास को अगर संभाला जाए तो समझ में आने लगता है कि क्या वो प्रारंभ से उसमें समस्या है या उस कार्य को कर तो सकता है पर करना नहीं चाह रहा है, तो क्यों नहीं करना चाह रहा है, उसके प्रति कोई ऐसे उसके अनुभव ऐसे रहे जिसकी वजह से बालक पिछड़ना चाहता है या उस कार्य से भागना चाहता है। तो ये चीजें हैं जो बालक के मूल समस्या को जानने में सहयोग प्रदान करती है। यानी कि जब एक केस स्टडी की जब बात आती है तो यहाँ पर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन कार्य का क्या, तो बालक की योग्यता और क्षमताओं को समझने के लिए भी कार्य इतिहास को जानना अनिवार्य है। फिर व्यक्तियों का दूसरों से संबंध, यानी कि दूसरों से उसका संबंध किस तरह से वो दूसरों के साथ में संबंध स्थापित रखता है और किस प्रकार से लोगों के साथ में तालमेल स्थापित रखता है। उसके बाद में है मनोलैंगिक इतिहास, यानी कि उसकी अपनी जो मानसिक विकास है, उसकी मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं, उसका किस प्रकार से विकास हुआ, उसमें किस प्रकार से उसके इन मनोलैंगिक अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है, इसको जानने के लिए आवश्यक है। फिर वैवाहिक इतिहास, यदि हम किसी युवा की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसका वैवाहिक इतिहास को भी जानेंगे, क्योंकि परिवार चाहे बालक 8 साल का है लेकिन पारिवारिक परिस्थिति में वैवाहिक संबंध परिवार के कैसे हैं, उस चीज के इतिहास से बालक के विकास का पता चलता है। और फिर बाद में है विकासात्मक इतिहास, बालक का जो अब तक का विकास क्रम है वो किस प्रकार का रहा है, इस चीज को समझने के लिए अब तक
इतिहास विधि के पदों को स्पष्ट